एवरीवन, आज की कहानी है सही समय पर फैसला। 62 वर्षीय ममता जी अपने घर में सोफे पर बैठी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का मजा ले रही थी। तभी उनकी पड़ोसन मालती जी, जो उनकी हम उम्र है, आई और कहा, वाह ममता, तुमने तो हवा का रुख ही बदल दिया। हमारे लिए तो तुम एक प्रेरणा बन गई हो। तभी ममता जी की बहू सोनी मालती जी के लिए भी चाय और पकौड़े लेकर आई तो मालती जी ने ताना मारते हुए कहा, ये काया पलट कैसे हो गया। इस पर ममता जी मुस्कुरा उठी और कहा, समय है मालती, जो किसी का नहीं होता, बस सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत है। हाँ ममता, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इसके लिए बहुत साहस दिखाने की जरूरत है। पर हर औरत इतना साहस नहीं बटोर पाती। काश कि तुम्हारी जितनी हिम्मत हमें भी आती। अब क्या कहूँ तुमसे अपनी बात ममता। घर मेरे पति ने बनवाया, घर में रखी एक एक चीज मेरी है, पर आज उस घर में मेरी नौकरों जैसी हालत है। कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता है। पति क्या गए, साथ श्रृंगार के साथ साथ अपने ही घर में रहने की इज्जत भी मेरी चली गई। सोच, तुझसे मिलने के लिए अपने बेटे बहू से मुझे इजाजत लेनी पड़ी। उसमें भी उन्होंने मुझे कितनी हिदायत दे दी कि तुमसे घर की बातें ना करूं और तुमसे मिलना जुलना कम कर दूं, वरना कहीं मैं तुम्हारी तरह उन्हें भी अपनी जायदाद से बेदखल ना कर दूं। पर मैंने भी कह दिया, मुझ में ममता जैसी हिम्मत कहाँ है। मालती जी अपने दुख भरी कहानी अपनी पड़ोसन ममता जी से कह रही थी। ममता जी बोली, नहीं मालती, हिम्मत और हौसला तो औरत अपनी माँ के पेट से लेकर आती है, लेकिन जिस दिन दुख सहने की सीमा खत्म हो जाती है, उस दिन हम अपनी हिम्मत दिखाते हैं। मैं तो यही कहूँगी, क्यों अपने सहने की शक्ति को बर्बाद करती हो इन बच्चों के पीछे जो तुम्हारे कभी अपने नहीं हो पाएंगे। आखिर मैं और मेरे पति ने क्या कुछ नहीं किया अपने बेटे के लिए, पर उसने मेरी क्या हालत कर दी थी। ये सारी बातें तो तुम लोगों को और समाज वालों को पूरा पता भी नहीं है। अब क्या ही बताऊं तुमसे कि मुझ पर क्या बीती थी। आज भी याद है मुझे वो दिन। कहते कहते ममता जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। तभी मालती जी ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ था ममता। इतना सुनते ही ममता जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनकी पुरानी जख्म को खुरेद दिया हो। फिर क्या था। ममता जी अपनी पड़ोसन मालती जी से अपना हाले दिन बयां करने लगी। सुनो, घर में कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मेरी बात सुनते हो। हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मुझे शुरू से अपनी ऐसी ही दुनिया में खुश रहना था। कुछ महीने में हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा, फिर हमारी खुशियाँ और दुगनी हो जाएंगी। पर क्या आपकी माँ के रहने से यह सब संभव हो पाएगा। कितना अच्छा होता अगर वह उधर ही रहे तो। यहाँ हम रहेंगी तो सर दर्द बनकर रहेंगी और खुद को इस घर की मालकिन जताएंगी। सोचो, अब उनकी छाया अगर मुझ पर और मेरे बच्चे पर पड़ी और कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम क्या करेंगे। गर्भवती सोनी अपने पति पवन से कहती है। पवन बोला, हाँ यह बात तो है, पर किया क्या जा सकता है। माँ को हमेशा घर से बाहर भी तो नहीं रखा जा सकता ना। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग तुरंत सवाल जवाब करने लगेंगे। जब तक पापा का क्रियाक्रम था और उसके बाद 1.25 महीना तो वो गांव में रह गई, पर कभी न कभी तो यहाँ लौट कर जरूर आएंगी। पवन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि घर के बाहर से रिक्शे की घंटी की आवाज आई। सोनी उठकर देखी तो उसकी सास ममता जी रिक्शे पर ढेर सारा सामान के साथ बैठी इंतजार कर रही थी कि बेटी बहू में से कोई तो आए और आकर उनका हाथ पकड़कर थोड़ा नीचे उतार दे, पर कोई नहीं आया। पवन ने कहा, अरे सोनी, इस वक्त कौन आया है। सोनी मुंह चमकाते हुए बोली, और कौन आएगा, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, तुम्हारी माँ आई है। कहकर वो दरवाजा खोलकर वापस अपनी चाय खत्म करने लगी। थोड़ी देर ममता जी इंतजार करती रही, फिर रिक्शे वाले से बोली, बेटा तुम ही थोड़ी मदद कर दो और सामान दरवाजे तक पहुंचा दो। रिक्शे वाले ने अपनी इंसानियत दिखाई और उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और सभी सामान को दरवाजे पर छोड़कर फिर वापस चला गया। ममता जी जैसे तैसे सामान को खींचकर बढ़ती हुई घर में प्रवेश की
उन्होंने बेटी बहू की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। बेटी बहू की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में सोनी बोली, अरे अरे माँ जी, उधर कहाँ जा रही हैं? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सारा सामान स्टोर रूम में रख दिया है। ममता जी एक पल को रुकी और बहू को देखते रह गई, फिर कुछ न बोल पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। सोनी ने धीरे से पवन के हाथों पर चींटी मारी और इशारा से उसे माँ से कहने को कहा। तब पवन ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, माँ आपको अब उस बड़े कमरे की क्या जरूरत है? पहले तो पापा थे, पर अब तो वे भी नहीं है। अब आप दादी बनने वाली हैं, तो इतनी कुर्बानी तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के स्वामी का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का सर्वोसर्वा मैं ही तो हूँ स्वामी। ममता जी बोली। पवन बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर का खर्चा चलाऊंगा तो मैं ही तो स्वामी कहलाऊंगा, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ममता जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे से कमरे की तरफ देखा तो पवन बोला, वो क्या है ना माँ, सोने की डिलीवरी के लिए उसकी बहन या माँ आ रही है, उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसी कारण वह रूम उनके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान आते रहते हैं। अब वह कोई मेहमान थोड़ी न है, वह तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे तो कोई न कोई मेहमान आएगा, तो उससे पहले उस रूम को खाली करके रखना पड़ेगा। इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक किया ना माँ? पवन की बात सुनकर ममता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पैरों को जंजीर से बांध दिया गया हो और अपने ही घर से बाहर जाने को कहा जा रहा हो। वो चुपचाप स्टोर रूम की तरफ चलती जा रही थी। तभी पवन बोला, अरे माँ, अपना सामान तो लेती जाओ और दरवाजे बंद कर देना, और हाँ, कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। ममता जी उल्टे पांव दरवाजे के पास आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले गई। रूम में आकर देखा तो एक पुरानी चारपाई, वो भी टूटा फूटा, एक अलमारी और एक पुराना टेबल रखा हुआ था, जिससे ममता जी कई बार फेंकने की बात करती थी, पर उनके पति जगदीश जी उसे फेंकने नहीं देते और कहते थे कि अरे खराब थोड़ी न हुआ है, क्या पता कब काम आ जाए। अब उन्हें क्या पता था कि ये सब सामान उनकी काम आएगा। आंखों में आंसू लिए वह चरपाई पर बैठ गई और सोचने लगी, अभी 2 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। बेटे बहू क्या पिता के डर से उनकी सेवा करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। रिटायरमेंट के बाद एक दिन जगदीश जी ने अपने गांव जाने की जिद की तो ममता जी ने बहुत मना किया था कि रहने दीजिए, बहू का 5वां महीना चल रहा है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। फिर उसके मायके वाले क्या कहेंगे। जगदीश जी का बहुत मन था, तो बेटी बहू के कहने पर वह जगदीश जी के साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी देवर देवरानी पूरा परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही अचानक जगदीश जी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि सुधरी ही नहीं, और कुछ घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वही रुक गया हो। उनका अंतिम संस्कार भी गांव में ही हुआ। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद पवन और सोनी तो वापस चले आए, लेकिन ममता जी को उनके जेठानी ने वही रोक लिया, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह जाना। 1.25 महीने बाद जब ममता जी आना चाह रही थी तो पवन बोला, थोड़े दिन और रुक जाओ, बार बार आने जाने में पैसे खर्च होते हैं, और फिर सोनी की डिलीवरी के बाद आप जा नहीं पाएंगी। यह कहकर वह कुछ दिन और ठहर गए। आज 2.5 महीने बाद जब वो घर लौटी, वह भी बिल्कुल अकेली। वहाँ तो पूरा परिवार छोड़ने आया था, पर यहाँ घर के दरवाजे से सामान उतारने भी कोई नहीं आया। कोई काम कर रहा हो तो समझ में भी आए, पर घर में बैठे रहकर भी बेटा दरवाजे तक नहीं आया। ममता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि 2.5 महीने में उनकी पूरी दुनिया इतनी बदल जाएगी कि उनको अपने कमरे से स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। ममता जी यह सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से कई लोगों की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो जो बेटी बहू उनके लिए दरवाजे तक उठकर नहीं आ पाए, वह सोनी के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। ममता जी को आए हुए 2 घंटे हो गए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी का ट्रे सजा कर ला रहा था।
इतने लोगों के बीच अपने आप को वो अकेला महसूस कर रही थी। वो चुपचाप कमरे में आ गई। 2 घंटे तक कमरे में बैठी रही, लेकिन न कोई चाय न कोई नाश्ता, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद जब सब वापस चले गए तो ममता जी बाहर निकल कर आई। उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी। फिर वह उठकर रसोई में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शायद खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। तभी सोनी रसोई में आई और बोली, क्या ढूंढ रही हैं? देखिए, खाना तो बचा नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना है, तो आप दूध ब्रेड खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सोनी रसोई से बाहर आ गई। अब ममता जी की हिम्मत भी नहीं थी कि वे अपने लिए कुछ बनाती। 1 तो 2.5 महीने पहले का गम दिल से गया नहीं था। अपने पति की मौत को वो भूल नहीं पाई थी। फिर बेटे बहू का दिया हुआ यह दर्द उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने चुपचाप 1 गिलास पानी पिया और वापस अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक वे अपने पति की तस्वीर देखकर आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहां से निकलते समय उनकी देवरानी ने रास्ते में खाने के लिए पूरियां और अचार पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 पूरी ही खाई थी। उन्होंने अपनी पोटली खोली तो पूरी बची हुई थी। उसे ही खाकर अपना पेट भर लिया और चारपाई पर लेट गई। देर रात सोने की वजह से सुबह लेट से उनकी नींद खुली तो बाहर से ठहाके की आवाज आ रही थी। उठकर देखा तो सब नाश्ता कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियां थी। ममता जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में पवन बोला, माँ अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता कमरे में ही आ जाएगा। बेटी की बात सुनकर ममता जी वापस अपने कमरे में उल्टे पांव चली गई। थोड़ी देर बाद पवन चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और देते हुए बोला, माँ लो खा लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके कमरे में ही रहना। ममता जी बेटे से कुछ पूछती इतनी उनकी हिम्मत कहाँ। बेटा बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार सोनी के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहना। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा की छाया। कहते कहते पवन एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। ममता जी बेटे के शब्द भरे वाण से घायल हो चुकी थी। उनका मन कर रहा था वह जोर जोर से रोए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में इतना बदलाव कैसे आ गया। ममता जी अपने पति के तस्वीर के पास आकर बोली, हमारा बेटा इतना कैसे बदल गया? वह अपनी माँ के लिए कैसे ऐसा सोच सकता है? उसकी माँ विधवा है तो क्या उसकी साया उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है? अभी 2 दिन में उसने मुझे कितना कुछ दिखा दिया है। लगता है आगे चलकर ये दोनों तो मेरी जिंदगी नरक बना देंगे। बोलते बोलते मालती जी रो रो कर बेहाल हो गई थी। चाय नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया। आज उनके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। आखिरकार बहुत देर रोने के बाद जब वह थक गई तो खुद चुप हो गई। अपने पति की बातों को याद करने लगी कि वह कैसे उन्हें हौसला देते थे और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए कहते थे। आखिरकार उन्होंने भी कुछ निर्णय लिया। रात को जब पवन अपने ऑफिस से घर आया और पत्नी और सास के साथ बैठकर जब हंसी मजाक कर रहा था, उस समय ममता जी उसी कमरे में आ गईं और वही सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही दोनों चुप हो गए। पवन ने घूर कर ममता जी को देखा और बोला, माँ कल तुम्हें कुछ समझाया था ना, क्या दिमाग में कोई बात नहीं आती है? मैंने कहा था ना आपसे कि आपका मेरे बच्चे के आसपास रहना ठीक नहीं है। ममता जी बोली, हाँ याद है, तुमने कहा था कि मेरा साया तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ क्यों रखते हो? लेकर कहीं और चले क्यों नहीं जाते? ममता जी की बात सुनकर पवन भड़क गया और बोला, क्या कहना चाहती है या? भला मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? अब घर का स्वामी मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। स्वामी बेटा, मालिक तुम हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किसी गलत फहमी में मत रहना। और घर का मालिक सिर्फ कह देने से नहीं बल्कि व्यवहार से बना जाता है। तभी सोनी बोली, मम्मी जी आपको बता दे
कि अब घर के सारे खर्च हम उठाते हैं और यह सब आपके बस की बात नहीं है। आटे दाल के भाव क्या है आपको पता भी नहीं होगा। ममता जी बोली, अच्छा तो अब तुम मुझे यह सब सिखाओगी? वैसे भी तुम्हारे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए हैं। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का सारा खर्चा अपने कंधों पर उठा रखा था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाई। इसलिए मुझे आटे दाल का धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ममता जी की बातें और उनका रौद्र रूप देखकर सोनी की माँ सुषमा बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की तरह बात को दिल पर ले रही हैं। बच्चे ही तो हैं, माफ कर दीजिए। ममता जी बोली, माफ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, अब ये खुद माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो हैं कल से मेरे घर में ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं अब इन्हें इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। मैं थोड़ा सा क्या झुकी, इन्होंने तो मेरी कमर तोड़ने का बंदोबस्त कर लिया। बेटा तुम भूल रहे हो, बेटा बेटा होता है और माँ माँ होती है। एक न एक दिन ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। लगता है बचपन की सीख तुम भूल गए। सबने बहुत समझाया पर ममता जी मानने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद यह निर्णय निकला कि सोनी को उसकी माँ मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान पवन यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तब तक यहाँ किराए पर वह अपने घर में रह सकता है। 2 दिन बाद सोनी अपने मायके चली गई। यहाँ सुबह से शाम तक पवन घर ढूंढता। जब थक हार कर घर आता तो ममता जी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। पवन बोला, माँ आप इतना बदल जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। मैं भूखा प्यासा रहता हूँ और आप मेरे सामने खा पी रही हैं। आप कैसे ऐसे कर रही हैं? ममता जी बोली, 2.5 महीने पहले तुम्हारी माँ रंग बिरंगे कपड़े और हंसती बोलती तुम्हारे पिता के साथ गई थी और जब लौट कर आई तो तुम्हारी माँ के जीवन से रंग तो निकल ही चुके थे। खुशियों का नामो निशान भी नहीं था, पर तुम दोनों ने अपना रंग ऐसे बदला मानो घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। भूल गए ना बेटा, कैसे तुम दोनों ने मेरा स्वागत किया था। एक कप चाय भी नहीं पूछी थी तुम लोगों ने। तो याद रखो, जैसे को तैसा दिखाना माँ को भी आता है। जल्दी से जल्दी अपना बंदोबस्त करो या फिर 1 महीने का किराया मेरे हाथ में रखो। इतना कहते हुए ममता जी चाय का स्वाद लेने लगी और पवन वही खड़ा अपनी गलतियों पर पछता रहा था। फिर बहुत हिम्मत कर अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। सोनी की डिलीवरी का समय आ गया है, वहाँ उसके मायके में सारी सुविधाएं नहीं है और मेरा भी बहुत मन है कि मेरा पहला बच्चा अपने घर में हो। अब आप सोनी को यहाँ आने की आज्ञा दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ अब हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चाय की चुस्कियां लेती हुई ममता जी बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों को परेशान करने का, लेकिन तुम लोगों ने ही अपनी मर्यादा पार की, तभी मुझे ये सब करना पड़ा। अगर तुम लोग अपनी मर्यादा में रहकर अपने बेटे बहू होने का फर्ज निभाओगे तो मैं भी माँ होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूँ और तुम लोग मुझे पूरे मान सम्मान के साथ रखोगे तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी, नहीं तो मैं अपनी सारी संपत्ति किसी वृद्धा आश्रम को दान कर वहीं चली जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। पवन के पास माँ की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने सोनी को सारी बात बताई और उसे वापस घर बुला लिया। फिर दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि जायदाद हाथ से जाने नहीं दे सकते, इसलिए माँ की सारी बात मानेंगे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे। तभी ममता जी के पोते की रोने की आवाज आई और मालती जी ने कहा, बहुत खूब ममता, तुमने बहुत सही किया, हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। तुमसे प्रेरणा लेकर अब मैं भी अपने मान सम्मान के लिए आवाज उठाऊंगी। कल मालती जी वहां से चली गई। अपने कमरे में बैठी सोनी सब कुछ सुन रही थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आज समय ममता जी का था।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।